रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण। नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है, वर्षा का जल इकट्ठा करना। तो ये टॉपिक आपका आएगा। अब इसमें आपने करना क्या है, नंबर 1 बताना कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। सेकेंडली, आप कौन से तरीके अपनाओगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट, आप क्यों करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों किया जाना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और देश में यदि हम अलग अलग एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कौन से तरीके, ठीक है। तो ऐसे यदि आपके माइंड में ऑलरेडी है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैप्चर मीन्स जहां बारिश बरस रही है उस पानी को कैच द रेन इसको बोला जाता है। यानी बारिश जहां बरसे उन बूंदों को वहीं पर स्टोर करो। छत पे गिर रही है तो पाइप से अंडरग्राउंड करो, खेत में बरस रही है तो अपने ही खेत में पानी रुक जाए। यानी पानी वेस्ट कब होता है रेन का, जब वो बरस तो गया लेकिन आप उसको संजो नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, और वो नदी के माध्यम से, नालों के माध्यम से वापिस समुद्र में चला गया। अभी आप समाचार देखते होंगे, टॉप 100 समाचार देखिए, उसमें से 10-20 खबरें अभी आपको मानसून सीजन में ये देखने को मिल जाएंगी कि वो रिवर ओवरफ्लो है, उसमें बाढ़ आई हुई है, ये रिवर ओवरफ्लो है। बाद में क्या होगा, बाद में उसी एरिया में आप खबरें देखेंगे कि वहाँ पर पानी की कमी है। तो क्यों, क्योंकि आप संभाल नहीं पाए। देखो, 2-3 काम आपने करने होते हैं, कोई भी काम करिए। रेन आने से पहले नदी नालों की सफाई करिए, बांध बनाइए, प्रिकॉशंस पूरे करिए कि भाई पानी यहाँ बरसेगा तो पानी को हम यहाँ स्टोर कर लें। दूसरा होता है ड्यूरिंग द रेनफॉल, उस दौरान आपने क्या करना, उन तटबंधों को, उन सारी बातों को संभालना है। और तीसरा है भाई आफ्टर द रेन, बारिश हो गई, अब ऑफ सीजन आ गया, उसके बाद अगले साल के लिए आप तैयारी करिए, ठीक है। तो देखो, कह रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मेथड होते हैं कैप्चर करने के और स्टोर करने के। किस चीज़ को, रेन वाटर को। अलग अलग यूज है। कभी आप स्टोर कर रहे हो ताकि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए, कभी आप इसलिए स्टोर कर रहे हो ताकि आने वाले टाइम में आप उसे इरिगेशन कर सके। जैसे साउथ इंडिया में प्लेट्यू है, पेनिनसुला प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, आपने 11th में भी पढ़ा होगा। अब वहाँ पर ज़मीन पथरीली है, वो पानी को सोखेगी नहीं, तो वहाँ पर आप पानी को इकट्ठा कर सकते हैं तालाबों में, बाद में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो अलग अलग है। इसी प्रकार से कह रहा है रिचार्ज अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड पानी को रिचार्ज करना, जो हमारा भौम जल स्तर है उसको। इसी प्रकार से कह रहा है लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक फॉर प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर। सस्ता तरीका हो, सिंपल से सिंपल तरीके से भी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप गांव में जाइए, गांव में बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने नौजवान बच्चों को कहते मिल जाएंगे बारिश से पहले कि बेटा बारिश आने वाली है, डोले नाके टाइट कर दियो। सिंपल सेंटेंस है। डोले नाके का मतलब कि मान लो आपका ये एक खेत था, दूसरा ये खेत था, तो आप यहाँ से किनारे से हैरो निकाल देते हैं। तो उनका कहने का भाव ये था कि इस डोले को, मेड को टाइट कर देना ताकि इस खेत का पानी इसी में और इस खेत का पानी इसी में रुक जाए, ताकि वो रिचार्ज हो जाए। ये है मतलब, छोटे छोटे प्रयास से भी आप रोक सकते हैं। इसी प्रकार से कह रहा है उद्देश्य क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जब अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, आपके पास पानी सरप्लस हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ओवर यूजेज के कारण हमारा वाटर टेबल डे बाय डे डाउन जा रहा है, तो यदि आप उसको बचा पाएंगे तो रेनी सीजन में आप उसको रिकवर कर लेंगे। इसी प्रकार से कह रहा इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर,
आपने पीछे पढ़ा था कि राजस्थान में, महाराष्ट्र में ओवर यूजेज के कारण पानी में फ्लोराइड बढ़ रहा है। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल में, बिहार में ओवर यूजेज के कारण आर्सेनिक बढ़ रहा है। फिर आपने ये भी सीखा था कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ओवर इरिगेशन के कारण सैलिनिटी बढ़ रही। फिर आपने एक सेंटेंस ये भी सीखा था कि समर सीजन के अंदर रिवर में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पानी कम होता है। अब इन चारों के चारों को आप केवल एक ही सीजन में रिकवर कर सकते हैं, वो है रेनी सीजन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यदि आपने ज़मीन में पानी ज़्यादा पहुंचा दिया तो फ्लोराइड अपने आप कम हो जाएगा, आर्सेनिक कम हो जाएगा। जिस खेत में आपकी बार बार इरीगेशन के कारण, जो ट्यूबवेल से इरीगेशन कर रहे हो, उसके कारण वो सैलिनिटी बढ़ गई है, उसमें जब बरसात का पानी आएगा, सबसे प्योर पानी होता है बरसात का, सबसे शुद्ध, अच्छा, क्वालिटी में सबसे बेस्ट, तो वो उस पीएच वैल्यू को भी ठीक कर देगा, सैलिनिटी को हटा देगा, और जो रिवर में पोल्यूशन था उसको भी वॉश आउट कर ले जाएगा। तो इस प्रकार से क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो पोल्यूशन करने वाले कंटेंट थे उनको सबको अपने साथ बहा ले जाएगा। अब आगे कह रहा है कि इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज भी अलग अलग एरिया में लंबे समय से भूमिकाएं निभाती रहती है। समुदाय भी ऐसे हैं, व्यक्तिगत रूप से लोग भी ऐसे हैं। तो छोटे छोटे प्रयास हैं जिनके द्वारा आप ये काम कर सकते हैं। रूरल एरिया में यदि आप बात करो तो ग्रामीण एरिया में आप देखिए हर गांव में बहुत सारे जोड़ मिलेंगे आपको। हमारे हरियाणा में इसको जोड़ कहते हैं, राजस्थान में इसको खादीन बोल देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर बावड़ी खोदी जाती हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर एक अंडरग्राउंड कमरा बनाया जाता है जिसको टाका कहते हैं, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। वहाँ पर जब बरसात का पानी उसको इकट्ठा कर लेते तो उसको वो पालर पानी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ट्रेडिशनल तरीके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूरल एरिया में, उसमें है सरफेस स्टोरेज बॉडीज। सरफेस स्टोरेज बॉडीज का मतलब है कि वो ऐसे गड्ढा खोद देंगे जमीन पर, तो जो बरसात आएगी तो सारा पानी यहाँ पर दोनों तरफ से आकर स्टोर हो जाएगा। अब उसको बाद में इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, पशुओं को पेयजल के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो पानी जब धीरे धीरे जमीन में चला जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेक्स हो सकती है, पौंड हो सकती है, इरिगेशन के टैंक हो सकते हैं। राजस्थान में आ ही गया, ये है राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लोकली, उसको कुंड या टाका कहते हैं। ये कवर्ड होता है, ढक्कन कर देते हैं ऊपर, अंडरग्राउंड चैम्बर लगा लो, एक अंडरग्राउंड कमरे जैसा बना देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अपनी छत पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कर सकते हैं। आपने गांव में देखा होगा, जैसे ही बरसात आती है तो लोग एक सिंपल तरीका भी अपना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। भाई ये आपकी मान लो छत है, ठीक है, इस पर बारिश बरस रही है, ठीक है, तो यहाँ उसका वो है, हरियाणवी में तो पतराड़ बोलते हैं, मोरी पाइप। तो लोग और कुछ नहीं करते, तो सीधा जो पानी नीचे गिर रहा है यहाँ पर इसके नीचे ड्रम रख देते हैं। 200 लीटर तो बचाया, और कई तो एक ड्रम भर दिया, उसको थोड़ा खिसका देंगे, फिर एक और भर दिया, थोड़ी देर की बारिश हुई तो कम से कम अगर एक घर ने भी अगर 200 लीटर पानी बचा लिया एक रेन पर, तो कितना सारा पानी आप बचा लोगे। अगर आप परमानेंट स्ट्रक्चर बना दो तो वेरी गुड, ठीक है। और ऐसा आप पीछे पढ़ भी चुके हो, तमिलनाडु में तो कंपलसरी है, ठीक है। तो ये देन इसी प्रकार से तो ये रूफ टॉप हो गया, और ओपन स्पेस में वही जोड़ कहिए, खादीन कहिए, ये सब है। आगे कह रहा है हार्वेस्टिंग रेन वाटर आल्सो डिक्रीज द कम्युनिटी डिपेंडेंस ऑन द ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। यदि आप बरसात का पानी खूब बचा लेते हो तो जो आपका अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रह जाएगी। इसी प्रकार से कह रहा है ये डिमांड एंड सप्लाई के गैप को कम कर देता है। जैसे आपने देखा होगा समर सीजन में पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई उतनी होती नहीं। तो यदि आप रेनी सीजन में खूब पानी बचा लो
तो ये गैप भी कम रहेगा, यानी जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई इजीली हो पाएगी। ठीक है, तो ये सब आप करिए। इसके अलावा कोई आपका अपना तरीका वो भी आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और एरिया हैं, जैसे जो कोस्टल एरिया उसमें ब्राकिस वाटर, जो राइड या सेमी राइड एरिया उसमें रोक लेते हैं। अब मान लो आपने पढ़ा था जो कोस्टल एरिया उसमें ब्राकिस वाटर खारा पानी होता है, यदि वहाँ पर कोई पहाड़ी ढलान और उससे बहुत सारा पानी उस झील में बारिश का मीठा पहुँच जाएगा तो उसकी लवणता थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं कि बाद में रिवर को इंटरलिंक कर सकते हैं, रिवर इंटरलिंकिंग। जैसे आपने देखा था इधर एक सतलुज रिवर है, इधर यमुना रिवर है, इसके बीच में एक कैनाल प्रपोज्ड थी, इसको बोलते हैं SYL, सतलुज यमुना लिंक कैनाल। हालांकि ये सिरे नहीं चढ़ पाई, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास अच्छा था। ऐसे ही देश में बहुत सारी, जैसे बेतवा, केन, इन दोनों नदियों को जोड़ने का भी प्रपोजल चल रहा है। डॉक्टर कलाम साहब ने तो बहुत, जब वो राष्ट्रपति रहे तो उस दौरान में रिवर इंटरलिंकिंग पर काफ़ी प्रयास किया गया था, जो आज भी जारी है। कई स्थानों पर हम इंटरलिंक कर भी रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जिस एरिया में रिवर में पानी ओवरफ्लो है, हम उस पानी को कैनाल के द्वारा, पाइप के द्वारा दूसरे उस एरिया में सप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर पानी की डिमांड ज़्यादा रहती है या जहाँ पर शॉर्टेज रहती है। ठीक, इसी प्रकार से कुछ और बातें आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट में मेघालय बहुत बारिश होती है, बट आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ पर पानी की कमी है। मोहसिन राम चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बट शिलोंग, कैपिटल सिटी ऑफ द मेघालय, वहाँ पर पानी की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक प्लेट्यू एरिया, ऐसे ऊंचा पठारी भाग है, बारिश बरसती है, सारा पानी नीचे चला जाता है और धरातल जो है वो पथरीला है, पानी को सोख के नहीं रख सकता, स्टोर नहीं कर सकता। तो एक ही विकल्प है कि वहाँ के लोग पानी के प्रति बहुत अवेयर हैं, वो बूंद बूंद को बचाने का प्रयास करते हैं, वो स्टोर रखते हैं अपना पानी। और उसके लिए वो क्या करते हैं, बैम्बू एक सिस्टम होता है। बैम्बू आपने देखा होगा, बांस अंदर से खोखला होता है, तो उसको दो हिस्सों में काटेंगे, एक लंबा बांस रखेंगे, फिर दूसरा उसके आगे रख देंगे, तो ऐसे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाइवर्ट करके और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा एक कर सकते हैं, जैसे जो पहाड़ी एरिया है, मान लो ये पहाड़ी एरिया, अब आप पहाड़ों पर चेक डैम बना सकते हैं। चेक डैम का मतलब कि नीचे कोई डैम है वो बना दीजिए ताकि उसमें पानी आ जाए। इसके अलावा आप इसमें पिट होल बना सकते हैं। पिट होल का मतलब ऐसे जैसे पानी आया सीधा और आपने ऐसे गड्ढा कर दिया, अब यहाँ से जो पानी आएगा वो पहले इस गड्ढे में आएगा। लंबे गड्ढे बना देते हैं, थोड़ा सा इतना सा चौड़ा और 4-5 फीट गहरा और लगभग 7 से 8 फीट लंबा। तो क्या होगा, ऊपर ढलान से पानी आएगा, पहले वो इसमें भरेगा, जब ये भर जाएगा तो पानी आगे ढलान पे जाएगा, फिर हमने आगे जाकर एक पिट होल और बना रखा है, तो फिर वो पानी इसमें जाएगा, यानी पानी सीधा ढलान से नीचे ना भागे। तो उसको जितना पानी को आप रोकोगे उतना ही टाइम मिलेगा ज़मीन को सोखने में। ठीक है, तो पानी को ज़मीन तुरंत सोख लेती। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। और कोई आपके माइंड में है? आप एक अभी आगे आ भी जाएगा, मैं पिक्चर दिखाई देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये आपके यहीं पर है चेक डैम। जैसे पहाड़ से पानी आया और हमने एक हल्की सी दीवार खींच दी, वहाँ पर पानी रुक जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप दूसरा देख सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। ये आप तरीका अपना सकते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसका डायग्राम आप अपने पेपर में भी बना सकते हैं। रफली डायग्राम बनाइए, वहाँ पर ड्राइंग या फाइन आर्ट या कलाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डायग्राम बनाइए। ठीक है, हल्का सा आपने करना क्या है कि बॉक्स बनाया, छत दिखाई और इसके ऊपर क्लाउड दिखाया, बारिश हो रही है, यहाँ से पाइप दिखाया, वो नीचे ले आए पानी को, और यहाँ पर नीचे जाकर आपने एक वेल बना रखा है, उसके अंदर पानी आ गया। ठीक है, इसके अंदर क्या करना होता है, वेल में एक कुआं खोदो थोड़ा गहरा, उसमें पहले बड़े बड़े पत्थर भर दीजिए। ठीक है, ऊपर थोड़े और छोटे भर दो और छोटे भर दो, तो जो
ऊपर से मान लो सिल्ट भी आएगा, छत के ऊपर मान लो रेत आ गया और कुछ है, तो वो सारा ऊपर ही रुक जाएगा, धीरे धीरे पानी अंडरग्राउंड वाटर उसमें रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। जैसे इसमें आप नॉर्मली देखोगे ना, देखो ये क्या है, यहाँ पर मान लो ये नीचे का हिस्सा, पाइप बिल्कुल नीचे नहीं लगाते इसमें। जैसे इसमें मान लो ये छत का पानी यहाँ से आया पाइप से और इस टैंकी में आ गया, अब यहाँ पर नीचे गैप है, इसके बाद पाइप थोड़ा ऊपर लगाया और फिर वो नीचे गया, और इसमें भी फिर आप देख रही है कितना बड़ा गैप दिया गया। ये क्यों दे रखा है, क्योंकि जो पानी के साथ सिल्ट आएगा वो यहाँ नीचे इसमें जम जाएगा, फिर सीधा पानी जो है वो अंडर रिचार्ज वेल में गया। तो इसके पीछे कारण क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंकर पत्थर वो यहाँ रुक जाएंगे, जो बारीक सिल्ट है वो यहाँ रुक जाएगा, तो प्योर पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ताकि जो ज़मीन के पोर्स होते हैं, जिसको आप हिंदी भाषा में रंध्र कह सकते हैं, सुराख कह सकते हैं, होल्स कह सकते हैं, उसमें सिल्ट ना फंसे। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे ही ये दूसरा तरीका, ये जो हमारी नॉर्मली ट्रेडिशनल छत होती है वहाँ से पानी आया, ये वही सेफ्टी टैंक बनाया और नीचे पानी इसमें छोड़ दिया। तो ऐसे आप अपने पेपर में डायग्राम भी बनाइए। ठीक, नेक्स्ट ऐसा ही एक देखिए आपकी किताब में एक बॉक्स दे रखा होगा। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ये कभी कभी सोर्स बेस्ड में आ जाएगा, तो एक बार क्विकली करते हैं, मुश्किल से 2 मिनट इस पर लगा लेते हैं। ये आपने करना क्या, एक बार इसको पढ़ लेना, लाइन टू लाइन पढ़िए। एक्चुअली में ये रालेगन सीधी है, महाराष्ट्र के अंदर है, और वहाँ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये गांव है, और ये फेमस है एक व्यक्ति अन्ना हजारे के कारण। आप जानते होंगे वो एक सोशल एक्टिविस्ट रहे, पहले वो आर्मी पर्सन रहे हैं, आर्मी से रिटायर होने के कारण वो रालेगन सीधी के ही हैं, महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारा काम किया वाटर साइड मैनेजमेंट के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। पूरी अकेले अन्ना हजारे नहीं, उनके साथ पूरी कम्युनिटी ने भी साथ दिया, और इन सब ने मिलकर फैमिली प्लानिंग, इसके अलावा लिक्कर को रोकना कि वहाँ के लोग शराब ना पिए, इसके अलावा जो ओपन में पशुओं को चराया जाता था उसको कंट्रोल करना, ठीक है, पेड़ लगाना, शराब पर पाबंदी लगाना, इस टाइप्स के बहुत सारे काम यहाँ पर किए। तो ये पूरा का पूरा गांव जो है वाटर साइड मैनेजमेंट में, प्लांटेशन के मामले में, सोशल इम्प्रूवमेंट के मामले में देश के लिए एक आइडियल विलेज बना, इसलिए ये आपके बॉक्स में दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी बातें आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसको पढ़िए। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में कि लिखने के लिए आ जाए, ये आमतौर पर जो केस स्टडी आपकी चैप्टर में जहाँ पर दी गई हैं बुक में, वो सारी आपकी मोस्टली सोर्स बेस्ड में आएंगी। तो इसको समय रहते 1-2 बार पढ़ लियो। पढ़ने के बाद क्या होगा कि पहले पढ़ रखा होगा तो बाद में जब आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। इसमें ध्यान रखना, नंबर 1 तो ये पूछे कि नेशनल वाटर पॉलिसी क्या है, कब बनाई गई और इसके क्या उद्देश्य है। तो नेशनल वाटर पॉलिसी, जैसा कि नाम से पता चला, पूरे देश के लिए जल नीति बनाना। कब बनाएगी? 2002 में बनाएगी। किसने बनाई? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या काम किए गए? पानी को अच्छे ढंग से हम मैनेज कर पाए, बचा पाए, उसके लिए बहुत सारी स्कीम इसके अंदर इंक्लूड की गई। जैसे इरिगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये बनाए गए, यानी कहीं पर डैम बनाए, कहीं पर कैनाल बनाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्कीमें बनाई। पीछे भी आप पढ़ के आ चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हरियाली स्कीम, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश की थी, अरवारी पानी संसद राजस्थान की थी। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की वाटर पॉलिसीज़ का आप इसमें पार्ट बता सकते हैं। इसी प्रकार से करा प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। एक इसका उद्देश्य था कि सभी जीव जंतुओं को और मनुष्यों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। इसी प्रकार से सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों की रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना कि पानी कितना है, सरफेस पे कितना है, अंडरग्राउंड में कितना है, अंडरग्राउंड टेबल कहाँ तक पहुँच गई है, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी का क्या स्टेटस है, उसमें फ्लोराइड तो नहीं बढ़ रहा है, उसमें आर्सेनिक तो नहीं बढ़ रहा है, इनकी लगातार मॉनिटरिंग करना। आपको याद होगा CPCB,
वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 507 स्थानों पर उसने देश में मॉनिटरिंग स्टेशन भी बनाए, तो वो सारे भी आप ऐड कर सकते हैं। आगे करा दी एफिशिएंसी ऑफ द यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूज ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव, और एक इसका उद्देश्य ये है कि पानी की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये भी इसका एक उद्देश्य है कि यूटिलाइजेशन के साथ साथ पानी का खूब प्रयोग हो और उसका यूटिलाइजेशन हो उसके। नेट अवेयरनेस ऑफ वाटर एज ए स्कार्स रिसोर्स शुड बी फोस्टर्ड, ठीक है, पानी एक दुर्लभ संसाधन है, इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। अगर ये सेंटेंस ऐसे याद नहीं आए तो वेरी सिंपल सेंटेंस लिखो, पब्लिक अवेयरनेस, ये भी इसका एक उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, हाउ वी कैन सेव द वाटर, ठीक है। इसके बाद हालांकि इस पॉलिसी को 2012 में रिफॉर्म किया गया, दोबारा से अपडेट किया गया। इसके अंतर्गत कुछ फिर और एक दो काम जोड़ दिए गए, जैसे गंगा का पुनरुत्थान, ठीक है, तो इस प्रकार की स्कीमें इसमें लाई गई। बाद में आपका एक टॉपिक आता है, इसी से रिलेटेड है या नए सिरे से कहिए, जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान ये लाया गया था 2015-16 में, और इसका उद्देश्य था जो पानी है जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं और जो डिमांड और सप्लाई है उसके गैप को कैसे कम से कम करें। अब देखो, आपने देखा होगा पिछले 2-3 हमारे टॉपिक के बीच में वही पॉइंट घूम फिर कर आ रहे हैं। आपके पेपर में ये सारे तीनों एक साथ नहीं आएंगे, इन तीनों में से कोई एक आएगा, तो आप एक दूसरे से टॉपिक अरेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चैप्टर से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आप वो सारा कंक्लूजन करके अपने हिसाब से बेस्ट आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये इसके अलावा कह रहा है कि जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, पानी की डिमांड बढ़ रही है, तो उसको कैसे मैनेज करें, पानी की डिमांड कैसे पूरी कर पाएंगे, ये भी जल क्रांति अभियान का एक उद्देश्य है, ठीक है। इसी प्रकार से जल क्रांति अभियान ये इंश्योर करने के लिए प्रयास करता है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर उसको कैसे मेंटेन किया जाए। और ये ध्यान रखोगे, ये जो जल क्रांति अभियान है ये 5 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। याद है 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो आप वो याद रख सकते हैं, यहाँ पर अपने आप को याद रह जाएगा कि 2015 में जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, उस दिन हमने जल क्रांति अभियान की शुरुआत की थी, पर्यावरण डे के अवसर पर, ओके। तो ये इसके अलावा इसके कुछ उद्देश्य और क्या क्या बता सकते हैं, जैसे इसमें लगभग 672 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो अपने देश की लगभग 672 डिस्ट्रिक्ट में जल ग्राम की स्थापना की गई थी। गांव तो थे ही सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो लगभग 672 डिस्ट्रिक्ट। सेंसस 2011 के अनुसार 640 डिस्ट्रिक्ट थी, बाद में ये 672 हो जाती हैं, तो इनमें जल ग्राम की स्थापना की गई। इसके अलावा ऐसे एरिया की आइडेंटिफाई करना कंट्री के अंदर जहाँ पर पानी को हम कमांड एरिया के रूप में स्थापित कर सकें, यानी कि भाई वहाँ पर पानी कैसा है, कम है, ज़्यादा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, इन सारी की व्यवस्था की गई। और किन राज्यों में की गई, यूपी, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, मेघालय। इस सेंटेंस को कहूँगा थोड़ा पढ़ लेना, कई बार ए और आर के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को उसमें दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रदूषण को कम करना, ये इसका एक उद्देश्य रहा है। वाटर को कंजर्वेशन करना, जो एक्वाफायर होते हैं, हमारे कुएं होते हैं या अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसको रिचार्ज करना, ये इसका एक उद्देश्य रहा है, ठीक है। इसके अलावा टीवी पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, अखबार पत्र पत्रिकाओं में अवेयरनेस कैंपेन चलाना, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके फॉर सेविंग द वाटर, चाहे वो रेन वाटर हो, अंडरग्राउंड हो, सरफेस वाटर हो, यानी पानी को बचाने के प्रति लोगों को अवेयर करना, ये जल क्रांति अभियान का उद्देश्य रहा है।
देखो उद्देश्य तो हमारा भी रहा, आप देखते हैं हर पेज पर आपको बार बार मैसेज देता है। फुल सिलेबस में जब भी आप देखोगे तो हर बार यहाँ पर भी है कि जल है तो कल है, सेव वाटर सेव इन्वायरमेंट। तो मैंने भी छोटा सा अपना प्रयास रख रखा है कि जब भी काम करूं, जैसे ही नया पेज बनाऊं तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए। मैंने फुटर नोट में ये हमेशा के लिए डाल रखा है। कंप्यूटर पे जब भी काम करूं, आपके लिए कोई भी नया पेज बनाऊं तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें वो डाल देता है। पेजिंग नंबर भी वो अपने आप ही डालता चला जाता है, सारा टेक्नोलॉजी की मदद ले रखी है। तो कहीं ना कहीं जब आप पढ़ते होगे माइंड में ये बात आएगी, और आएगी तो हम कोई प्रयास कर भी सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र अर्थ ही है हमारे पास जीवन जीने के लिए, और जीवन तब तक है जब तक इस पर जल है। जल है तो कल है, तो इसलिए सेव वाटर। और आपको भी ये चैप्टर पढ़ने के बाद इतनी अवेयरनेस तो आ ही जानी चाहिए कि लाइफ में हम अपना प्रयास खूब करेंगे वाटर हार्वेस्ट करने के लिए। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये पूरे चैप्टर के आधार पर आप इसको सोल्व करिए।